नमस्ते लाडले शिक्षार्थी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और समय चूँकि कम है तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाना और उसके लिए कैसे काम करना, ये सब प्रोग्राम हम लोग आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। बस आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ाई करिए। समय कम है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए। गिन करके आपके पास अब मुश्किल से 70 से 75 दिन का समय बच रहा है, तो उसको प्रॉपर रूप से इस्तेमाल करिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, रिज़ल्ट अच्छा जाए और आपका भविष्य भी बहुत बेहतर हो। ऐसा ही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। और उसी जो दहाड़ सीरीज चला रहे हैं, उसी दहाड़ सीरीज का ये अगला कड़ी फिर आपके लिए हाजिर है। चैप्टर 1 जो हम आपका वन शॉट कंप्लीट करवा चुके हैं, इसका एमसीक्यू कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी अब बारी है ऐसे क्वेश्चन का जो आपके लिखने वाले पोर्शन में आता है, यानी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो प्रोग्राम को डील किया जाता है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर है आपका और चैप्टर से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। वन शॉट ऑलरेडी आप अगर नहीं देखें तो वन शॉट प्लस नोट्स, चैप्टर का नोट्स और वन शॉट ऑलरेडी आपको पहले से ही वीडियो में डाला जा चुका है। आप दहाड़ बैच जा करके आर्ट्स पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके दहाड़ बैच को डाउन देख लीजिएगा। उसमें अभी जो है आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कल के क्लास में हो चुका है, परसों के क्लास में आप उसको जा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का बिना समय गंवाए क्वेश्चन क्या है उसको लेकर के चलते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम पहले लेकर के चलेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, फिर चलेंगे लॉन्ग को। चलिए, सबसे पहला, मानव भूगोल किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? देखो, जो मानव भूगोल होता है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या होता है? कनेक्टेड होता है। कैसे? सुनो। मानव भूगोल के अंतर्गत धरातल के विभिन्न भागों में प्रकृति वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन का महत्व दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विज्ञानों के साथ कनेक्टेड है। अब आवाज आपका एक अंदर से आना चाहिए कि कैसे सामाजिक के साथ कनेक्टेड है। तो आंसर ये है कि जो मानव भूगोल है वो धरातल के विभिन्न भाग, यानी कि जो प्रकृति है, जो हमारा भौतिक वातावरण है, उसके संदर्भ में मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम कैसे कनेक्टेड है पृथ्वी के साथ, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। क्योंकि मानवीय समाज एक महत्वपूर्ण इकाई है और अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध हो जाता है। क्योंकि मानव ही सब कुछ पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर सबसे सुप्रीम कौन है? पृथ्वी पर सबसे पावरफुल कौन है? मानव है। तो मानव का सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध हो जाता है, जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रमुखता देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव ही अगर पृथ्वी पे सब कुछ है तो समाज जो बनाया है या अन्य जितने भी विज्ञान बने हैं वो सब मानव भूगोल के साथ ही तो कनेक्टेड है। सोचिए, अगर ये धरती, ये चंदा, ये अंबर, ये गगन, जो भी आप देख रहे हैं, ये सब कब महत्वपूर्ण है? जब मानव है। और मानव ही है तभी तो ये सब कुछ को क्या किया है कि उसको प्रॉपर सामाजिक रूप से व्यवस्थित किया है, उसको सांस्कृतिक रूप से व्यवस्थित किया है। तो जब मानव भूगोल है तभी तो सामाजिक विज्ञान है, और यही सामाजिक विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ करके मानव भूगोल को किया जाता है। तो एक बार फाइनल आंसर करिए। मानव भूगोल के अंतर्गत धरातल के विभिन्न प्राकृतिक वातावरण, धरातल के जो विभिन्न प्राकृतिक वातावरण है उसके संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानवीय समाज एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए कहा जाता है कि मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक के साथ स्वतः संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययन में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रमुखता से शामिल करता है। यानी मानव और आप जोड़ लीजिए किसको? भौतिक पर्यावरण को। यही है हाउ द ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंस। ह्यूमन ज्योग्राफी एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिलेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। कनेक्टेड है। इट इज द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के वेरियस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। सिंस ह्यूमन्स आर इंपॉर्टेंट, पता होगा ह्यूमन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑटोनॉमिकली रिलेटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या है? ऑटोनॉमिकली रिलेटेड है। ठीक है। ऑल द सोशल साइंस जितने भी हैं ये सब ह्यूमन के साथ क्या हो जाता है? कनेक्टेड हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आप प्रॉपर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव भूगोल को परिभाषित करिए। कैसे मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे? सुनिए। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के अंतर का संबंध है। मानव भूगोल क्या है? आप पहले से भी पढ़ के आ चुके हैं, आपको कई बार इसमें पढ़ाया भी जा चुका है कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंध को ही मानव भूगोल कहते हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है। और ये संबंध मानव एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध के माध्यम से, पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है, और यह मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को बोध कराता है। यानी ये दिखाता है कि मानव और
मानव और क्या नाम है उसका, जो पर्यावरण है, मानव या जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं। तो मानव भूगोल क्या है, क्लियर हो गया होगा। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या है, अंतर संबंध है। इस संबंध के द्वारा मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, यानी मनुष्य और नेचर एक दूसरे के संपर्क में आता है, और यही संपर्क जो है यह पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का बोध करवाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहला, संभववाद और निश्चयवाद पूर्णतः एक दूसरे से विपरीत है, जान लीजिए आप, ठीक है। पॉसिबिलिज्म इज कॉम्प्लेक्स अपोजिट ऑफ द डिटर्मिनिज्म। कैसे, तो सुनिए, संभववाद में मानव को श्रेष्ठ बताया गया, याद करिए, जबकि निश्चयवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया। संभववाद में क्या होता है कि हम मानव को सुप्रीम मानते हैं, संभववाद में हम मानव को क्या करते हैं, सुप्रीम मानते हैं, जबकि निश्चयवाद में हम प्रकृति को सुप्रीम मानते हैं। समझिए बात को, संभववाद जो है वह मानव के लिए है और निश्चयवाद जो है वो प्रकृति के लिए है। सो इससे मानव के प्रकृति का दास। अब इसमें क्या होता है, मानव अगर श्रेष्ठ है तो वो पर्यावरण में परिवर्तन करके मानव क्या करेगा, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए उसका उपयोग करेगा। किसका, तो वो उपयोग करेगा किसका, तो वो नेचर का। जबकि निश्चयवाद में क्या होगा, प्रकृति सबसे सुप्रीम है, तो प्रकृति अपने आप को सबसे जब सुप्रीम मानेगा तो बताइए क्या होगा, प्रकृति के हिसाब से मानव चलेगा। इसलिए इसका आंसर में आप ये याद रख लीजिएगा कि संभववाद में मानव श्रेष्ठ है, निश्चयवाद में प्रकृति श्रेष्ठ है। संभववाद में मानव प्रकृति को अपने हिसाब से उपयोग किया है, जबकि निश्चयवाद में प्रकृति के हिसाब से मानव चला है, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म क्या करता है, ह्यूमन को सुपीरियर मानता है, और डिटर्मिनिज्म क्या करता है, यह नेचर को सुप्रीम मानता है। ह्यूमन चलता है किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। इसमें क्या, नेचर को कहीं ना कहीं हमने अपने हिसाब से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। यही दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र, आपको पता होगा मानव भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं। तो कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, तो जैसे मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का बात करें तो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में क्या क्या आता है, तो सांस्कृतिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश का भूगोल, लिंग का भूगोल, ये सब उसमें आ जाते हैं। अगर राजनीतिक भूगोल का बात करेंगे तो निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल सब उसका हिस्सा हो जाता है। फिर आर्थिक भूगोल का बात करेंगे तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, ये सब किस में आ जाता है, आर्थिक भूगोल में आ जाता है। डन है। तो अब क्या, सम सब फील्ड्स, वही बात है, सोशल ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ये सब आपको बता देना है। तो इस तरह से आप मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र। जैसे कि आप पीछे ही देखिएगा, आपको आर्थिक भूगोल के बारे में दिया, तो आर्थिक भूगोल का कुछ उपक्षेत्र आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल गया, ठीक है। यही है आपका आर्थिक भूगोल का पार्ट। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, संभववाद और क्या नाम है आपको, निश्चयवाद, ये सारे चीज़ों के ही इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए हमने ज़्यादा इस पर फोकस आपको नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मानव के प्रकृतिकरण का व्याख्या करिए। मतलब आपको बताना है कि मानव कैसे प्रकृति के साथ कनेक्टेड हो गया, यानी मानव का प्रकृतिकरण। इसका मतलब ये हो गया कि मानव क्या किया कि प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, तो उसको मानव का प्रकृतिकरण कहेंगे। और वही जब कहेगा प्रकृति का मानवीकरण, तब क्या हो जाएगा, प्रकृति मानव के हिसाब से चलने लग गया। तो यहां पर मानव के प्रकृतिकरण और उल्टा सवाल आपको दे दे प्रकृति का मानवीकरण, दोनों को आपको समझना है। मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य है प्राकृतिक वातावरण। याद रखिए कौन वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों को प्रारंभिक अवस्था से है। मतलब मानव के प्रकृतिकरण का तात्पर्य है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण का जो संबंध है बहुत पहले से चल रहा है। इस अवस्था में आदिम समाज जो हमारा था, पहले पुराना समाज था, अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अत्यधिक प्रभावित रहा। बोलो कैसे, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके साथ क्या थे, कनेक्टेड थे। हमारा जो आदिम समाज था वह आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी के स्तर हमारा भले ही निम्न था, लेकिन हमारा आदिम समाज उसके साथ क्या था, कनेक्टेड था। मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास के रूप में कार्य करता था। मानव पूरी तरह से अपने आप को गुलाम मान लिया था, किसका, नेचर का। और प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल मानता था, और मानता था कि जो प्राकृतिक शक्ति है सुप्रीम है। समझिए एकदम A to Z आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। और वह सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण को प्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर रहता था। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से मानव अपने जीवन को पूर्णतः क्या किए हुए था, अपना गुलाम बनाए हुए। मानव पूरी तरह से दास बना हुआ था, किसका, प्रकृति का। इसी का दास बनना, समझ में आ रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, मानव का
प्रकृतिकरण कहलाएगा। इस प्रकार आदिम मानव पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण के शक्तियों के द्वारा नियंत्रित था। इससे प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। जर्मन भूगोलवेता ने इस संबंध में निश्चयवाद का नाम दिया, इसी को निश्चयवाद का नाम दिया गया। यानी मानव अपने आप को पूरी तरह से विकसित नहीं किया था, मानव बस पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया था, या यूं समझिए कि पूरे जीवन को या अंत तक जहां तक उनका जीवन जा रहा था वहां तक अपने आप को पूरी तरह से पर्यावरण को सौंप दिए थे, और पर्यावरण जैसा नेचर में जैसा भी रखता था वैसा वो रहते थे। अगर धूप है तो धूप है, छांव है तो छांव है, मोह है तो मोह, माया तो माया, कहने का मतलब जीवन में पूरी तरह से सब कुछ समर्पित था। क्या? वही सवाल कि वो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से मानव अपने आप को समर्पित किया था। किसको? प्रकृति को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वही बात है, ह्यूमन नेचुरलाइजेशन रेफर्स टू द इनिशियल स्टेज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी जो हमारा था इन्फ्लुएंस बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव स्टेज वाज ह्यूमन सोसाइटी वाज वेरी लो। शुरुआती दौर में जो नेचुरल मतलब टेक्नोलॉजी था वो बहुत लो था। ह्यूमन एक्ट कंप्लीट स्लेव देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट स्लेव बना के रखा हुआ था। किसका? नेचर का। टू बी द पावरफुल फोर्स, वो मानता था कि नेचर जो है वो पावरफुल फोर्स है। दे वेयर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते थे किस पे? नेचुरल एनवायरनमेंट पे। फॉर देयर कंटिन्यू नेचुरलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से अपने आप को नरिस्ट करने के लिए। सो द प्रिमिटिव जो ह्यूमंस था वेयर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, पूरी तरह से कंप्लीटली अपने आप को क्या किया था? नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट किए हुए था। अब आते संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करिए। संभववाद संकल्पना किसने दिया था? ठीक है, आपको यह बताना है। तो संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है। संभववाद में क्या किया मनुष्य ने? अपने आप से क्या किया, मतलब सॉरी, अपने आप को क्या किया? नेचर के साथ जोड़ा जरूर, लेकिन नेचर का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी इसमें प्रकृति में दी गई जो प्रदत्त वस्तुएं थी उसकी संभावनाओं को इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उसको उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी इस विचारधारा में मानव को प्रकृति की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यानी इस विचारधारा में मानव को प्रकृति की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और इससे सक्रिय शक्ति के रूप में भी हम लोग देखते हैं। अगर इसका आपको पूछे कि कौन से इसके समर्थक हैं, तो समर्थक ब्लाडी ब्लास, लुसियन फेवरे, याद करिए, ये सब इसके समर्थक हैं। और इस विचारधाराओं को मानने वाले प्रमुख थे। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्र अवस्था की ओर हम क्या हो गए? जैसे याद करो, इससे पहले क्या थे? हम मानव पूरी तरह से निर्भर थे। किस पे निर्भर थे भैया? तो हम प्रकृति पे निर्भर थे। जब संभववाद आया तो हम प्रकृति से निर्भरता को क्या कर लिए? कम कर लिए। और धीरे धीरे संभववाद क्या कर लिया? प्रकृति से स्वतंत्रता को कम कर लिया, प्रकृति के साथ अपना संबंध कम करते गया। और संभववाद के इसी विचारधारा के समर्थन ने मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाने लगा। यानी मानव अब अपने आप को सुप्रीम समझने लगा, और इसी वजह से मानव वातावरण के संबंध में मानव द्वारा प्रकृति के नियंत्रण के स्थान पर मानव के सर्वत्र छांट की सुविधा जैसे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे नदी पर पुल बनाना, परिवहन, खेती, ये सब क्या किया? मानव ने अपने प्रकृति में दिए गए इस भौतिक पर्यावरण में अपना उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया संभववाद की कल्पना। आपको एक बात बता करके आंसर में जाना होगा, आपको कमेंट में डालना होगा आंसर ये डालना होगा कि आपको दो समर्थक का नाम बताना है जो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक, दो समर्थक का नाम बताना है। निश्चयवाद के दो समर्थक का नाम याद रखिए, दो समर्थक का नाम बताना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के दो समर्थक का नाम बताना है आपको, ठीक है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के दो समर्थक का नाम बताना है। चलिए आज के अंतिम सवाल, बस लास्ट यही, हाँ वही पॉसिबिलिज्म के बारे में दिया गया। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिज्म ऑफ स्कूल, ह्यूमन कैन बी कैपेबल टू चेंजिंग देयर इन्वायरमेंट, कैन बी यूटिलाइज इन द मेनी पॉसिबिलिटीज। मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट रखा, लेकिन नेचर का उपयोग करना शुरू कर दिया। एंड दिस स्कूल प्लेस टू ह्यूमैनिटी अबव द नेचर, यानी अपने आप को ये नेचर से ऊपर मानने लगा, नेचर को अपने हिसाब से उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके एग्जाम्पल हैं कौन? वाल्डी ब्लास और लुइसियन फेवरे जो है ये प्रोमिनेंट इसके क्या है? लीडर रहे। तो ये आप देख लीजिएगा। अब अंतिम सवाल आपका, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। याद करिए 3 तरह का विचारधारा होता है, अब पढ़ के गए थे, यही एक टॉपिक आपका छूटा था, ठीक है? कौन सा? तो उसी को हमने आंसर में ले लिया। मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं निम्नलिखित है। पहला, कल्याण पूरक विचार।
मानवतावादी भूगोल, अमूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, क्या क्या है थोड़ा समझते हैं। मानव भूगोल की नवीन विचारधारा इस प्रकार है। सबसे पहला, कल्याणपूर्वक। यह मानवीय समाज में मिलने वाली असमानता और मानवीय कल्याण के पक्ष में, यानी मानव को जैसे असमान है, जैसे गरीबी है, अमीरी है, देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पिछड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पीछे हो चुके हैं, तो ऐसे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कल्याणपूर्वक काम करना होगा, ताकि सबके बीच में क्या हो सके, समानता आ सके। तो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं को कम करने के पक्ष पर यह बल देता है। दूसरा, मानवतावादी भूगोल। यह सामाजिक आर्थिक जीवन में समसामयिक घटना, मतलब हमारे जीवन में जो सामाजिक घटनाएं घटती है या स्थानिक जो सामाजिक संगठन होता है, उसमें ये मानवतावादी भूगोल को ज़्यादा फोकस करता है। एक होता है अमूलवादी, जो बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन है, जैसे रंग भेद, जाति भेद आपको देखने को मिलता है, गरीबी, भूखमरी, इन सबों का अध्ययन इसमें कराया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको मानव के कल्याण का बात किया जाएगा, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए, कल्याणकारी वर्ग। मानवतावादी मानव को समाज में सबसे सुप्रीम मान करके उसके जीवन को, सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, उसके महत्व पे फोकस देगा। अमूलवादी क्या करेगा, ये आपके गरीबी, भुखमरी, जाति भेद, रंग भेद, इन सब को फोकस करेगा। वहीं व्यवहारवादी का बात करोगे तो इस विचारधारा में हम देखते हैं कि सीधा सीधा हमारा जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि के साथ हमारा संबंध देखने को मिल जाता है। यानी ये और इसमें क्या अंतर हो गया, तो ये अमूलवादी क्या करेगा, ऐसा अध्ययन करेगा और यह संसाधनों पर समान स्वामित्व और नियंत्रण चाहेगा, मतलब सबका समान स्वामित्व हो, सब बराबर हो। और जबकि व्यवहारवादी का बात करेगा तो व्यवहारवादी में आपको यह समझना है कि प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणाओं में, जैसे जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्ग का अध्ययन, मतलब सामाजिक वर्ग है और अध्ययन इसी आधार पर, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को किया जाए। और ये कहता है कि समान सबको रखा जाए, यानी सबका स्वामित्व क्या हो, समान हो। क्या अमूलवादी के विचारधारा वाले एक व्यक्ति का आप नाम बताएंगे, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो अमूलवादी विचारधारा को मानते थे? एक व्यक्ति का नाम बताए जो अमूलवादी विचारधारा में बिलीव करते थे। अमूलवादी विचारधारा में बिलीव करने व्यक्ति का नाम बताएंगे। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन, आप इसी में देख लीजिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द न्यू सोशल थॉट्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहला वेलफेयर ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, रेडिकल थॉट्स और क्या, बिहेवियर्स थॉट्स। इसमें इसे एम्फेसाइज करते हैं स्टडी ऑफ इनइक्वलिटीज़ को, जो इनइक्वलिटीज़ हमारे सोसाइटी में उसको रोकने के लिए। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ह्यूमन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। रेडिकल में सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कास्टिज्म है या फिर क्या नाम है आपको, पॉवर्टी, हंगर है, उसको ख़त्म करके सबको समान रूप से लाया जा सके। और बिहेवियर में इट स्कूल दैट कॉन्सेप्ट प्लेस ऑफ स्टडी टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी समाज को हम डायरेक्ट क्या करें, किसी आधार पर बांटे, जैसे सोशल क्लास बेस्ड ऑन द एथनिक, रेस, रिलीजन, इन आधारों पे। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही 5+3 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, वन शॉट के साथ, एमसीक्यू के साथ और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। अब आपका बारी है, अब आप कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये सब की सब जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा रखिए। तो चलिए, इसके साथ हम लोग आपके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।